आरओ की परीक्षा स्थगित। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। यूपी पीएससी ने लिया फैसला। झारखंड में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी, बोले एक ही थाली में खाकर लूट खसोट करते हैं कांग्रेस, कम्युनिस्ट, झामुमो और राजद वाले सब एक। मोदी की महाराष्ट्र में आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां हुई। छत्रपति संभाजी नगर, पनवेल में चुनावी जनसभा। शाम को मुंबई में विरोधियों पर गरजे मोदी। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ईवीएम के मुद्दे पर सदन में हंगामा। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा बोले बीजेपी को ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। राजस्थान के टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी, फिर आगजनी पथराव, पुलिस की गाड़ियां रोकी गई, सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। और महाराष्ट्र और गुजरात में ईडी की बड़ी कार्रवाई। फर्जी केवाईसी मामले में 23 ठिकानों पर छापेमारी। फर्जी दस्तावेजों और फेक केवाईसी के जरिए बड़ी तादाद में बैंक अकाउंट खुलवाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 2 के तहत प्रदूषण काबू में करने के उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बताया कि ये कदम लगातार खराब होती एयर क्वालिटी से निपटने के लिए ये अहम कदम उठाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस प्लान के तहत प्रदूषण काबू में करने के उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बताया कि ये कदम लगातार खराब होती एयर क्वालिटी से निपटने के लिए उठाया जाएगा। दिल्ली में गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन गंभीर श्रेणी में था। एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर 2:30 बजे 425, जबकि बुधवार शाम 4 बजे 418 दर्ज किया गया था। गोपाल राय ने बिगड़ते हालात के लिए स्थिर हवा और तापमान में गिरावट को वजह बताया। धुंध और टेम्परेचर डाउन होने से और हवा की गति कम होने से दिल्ली के ऊपर एक लेयर बनी है स्मॉग की, और उसकी वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वायुमंडल में डिस्पर्स होने की वजह से वो सतह की तरह बने हुए हैं। लेकिन आज से हवा की गति में सुधार होने का अनुमान है। जो अभी तक प्रेडिक्शन हुआ है उसके अनुसार 14 तारीख को आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 29, जो 15 तारीख को कल वो बढ़ करके 30 हो जाएगा। 16 को भी 30 रहने का अनुमान है, 17 को भी 30 रहने का अनुमान है। हवा की जो गति है उसमें 14 तारीख को 4 से 10 की जगह 4 से 12 आज स्पीड की हवा की गति होने की संभावना है। 15 तारीख को इसमें और बढ़ोतरी हो रही है और ये 6 से 12 इसकी गति होने की संभावना है। 16 तारीख को पुनः 6 से 16 और गति बढ़ने की संभावना है हवा की। गोपाल राय ने कहा कि रिसर्च के मुताबिक आसपास के इलाकों का दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने में काफी योगदान होता है। यहाँ 30% प्रदूषण स्थानीय स्रोतों से और 34% पड़ोस से होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एयर क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रैब 2 के उपाय सख्ती से लागू करेगी। ग्रैब 2 में जरूरी सेवाओं को छोड़कर रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगती है। प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 सीएक्यूएम ने कल बैठक किया था। सारी परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि अभी ग्रैब 3 दिल्ली में नहीं लगाया जा रहा है। ग्रैब 2 के तहत और कंसंट्रेटेड तरीके से जो अभियान है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनको जारी रखा जाएगा। आज हम सभी विभागों को दोबारा इंस्ट्रक्शंस हम जारी कर रहे हैं
कि जो ग्रैब 2 के तहत निर्णय लिए गए थे, जो डायरेक्शंस दिए गए थे डस्ट पोल्यूशन के लिए, व्हीकल पोल्यूशन के लिए, बायोमास बर्निंग के लिए, उसको स्ट्रिक्टली ग्राउंड पर फॉलो किया जाए। दिल्ली में बुधवार को देश में सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। इस सीजन में पहली बार AQI गंभीर श्रेणी में चला गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बदतर हालात की वजह अचानक स्मॉग पैदा होना बताया, जो एपिसोडिक इवेंट था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके पास प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन से लड़ने का कोई विजन ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत, मैंने जैसे कल कहा, स्कूलों की छुट्टी करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो सैर करने के लिए निकलते हैं उनको एडवाइस जारी करनी चाहिए कि नहीं निकलना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और गोपाल राय, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी दिल्ली खांस रही है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। मैं इनके मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। आप बताइए, कोई एनवायरमेंटल प्लान दिल्ली ने बनाया पिछले 5-10 सालों में कि हम पोल्यूशन से ऐसे लड़ाई लड़ेंगे? कोई विजन नहीं है। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी तो पंजाब में जो पराली जलाते थे उसके ऊपर ब्लेम दिया जाता था। अब आप हरियाणा को, यूपी को, बाकी स्टेट्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? आपने सरकार बनाई, बोला कि हम ये प्रदूषण पे काम करेंगे, हम यमुना साफ करेंगे, हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, पर 10 वर्ष हो गए हैं, हमें तो कुछ जमीन पे नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को राजधानी में प्रदूषण रोकने के उपाय लागू करने की याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर फौरन सुनवाई करने की याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में हिंदी भाषा के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी चल रही है। नेशनल म्यूजियम में हिंदी भाषा के समृद्ध इतिहास पर लगी प्रदर्शनी 20 नवंबर तक चलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में हिंदी भाषा के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी चल रही है। प्रदर्शनी में देवनागरी लिपि में दुर्लभ पांडुलिपियां, कांगड़ा पेंटिंग के साथ प्राचीन कलाकृतियां और देवनागरी में लिखे भजनों से सजाए गए सदियों पुराने पूजा के कपड़े शामिल हैं। इस प्रदर्शनी में कई सेक्शन हैं। भाषा की उत्पत्ति, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर बहस समेत कई विषयों को इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। यहाँ ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उसमें हमारे तमाम कवियों का क्या योगदान था, और फिर हमने इसके दूसरे खंड में दिखाया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी की क्या भूमिका रही, हिंदी ने किस तरह से पूरे देश को एक साथ संपर्क सूत्र के रूप में बांधने का कार्य किया। और जब देश आज़ाद हो गया तो इसके तीसरे खंड के रूप में हमने संविधान में जो राजभाषा संबंधी बहस हुई थी कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, उसके हमने उस बहस खंड को तीसरे खंड में दिखाने का प्रयास किया है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने हिंदी जनप्रिय भाषा इसलिए अपनाई कि जिससे कि राम कथा अधिक से अधिक प्रचलित हो और हिंदी का विकास हो। नहीं तो हर कांड के पूर्व उन्होंने जितने मंगलाचरण किए हैं वो पंडितों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने मंगलाचरण संस्कृत में किए हैं, और इतने उच्च कोटि के मंगलाचरण हैं कि उसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। प्रदर्शनी में एक ऑडियो विजुअल सेक्शन भी है जो दुनिया में हिंदी की मौजूदगी के बारे में बताता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टॉप भारतीय नेताओं के हिंदी में दिए भाषण भी शामिल हैं। इस प्रदर्शनी की एक सबसे खूबसूरत बात आप कहें वो है कि हमने इसमें ये दिखाया है कि जो हमारी तमाम पुरातत्व हैं, पांडुलिपि है, पेंटिंग है, मुहर है, सील है, सिक्के हैं, इस पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी में जो अंकन किया गया है उसको हमने इसमें दिखाया। अब इसमें कुछ कलाकृतियाँ 8वीं सदी की हैं, कुछ 9वीं की हैं, कुछ 12वीं की हैं, अलग अलग सदियों की ये कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। फिर भारत सरकार में आप देखते हैं कि हमारे स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में हिंदी में संबोधन दिया था। माननीय सुषमा स्वराज जी ने उन्होंने हिंदी में संबोधन दिया था, उनके भी अंश को हमने इसमें लगाया। प्रदर्शनी की शुरुआत 13 नवंबर से हुई है और ये 20 नवंबर तक चलेगी।
रुक रही है अगली खबर का। दुनिया भर में आज यानी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024 मनाया जा रहा है। ये दिन खासतौर पर इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में कुछ लक्षणों से समय रहते इसकी पहचान कर इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। डायबिटीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। डायबिटीज का रोग ज्यादा पुराना होने पर मरीज को हाई ब्लड शुगर की बीमारी हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए इंसुलिन लेना पड़ जाता है। पिछले साल छपी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल और डायबिटीज रेटिनोपैथी यानी आंखों में परेशानी काफी बढ़ जाती है। इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की एक रिसर्च में पाया गया है कि डायबिटीज से पीड़ित तकरीबन 17% लोगों में रेटिनोपैथी की बीमारी भी होती है। Diabetes is a sinister disease in the sense that it's a systemic illness in the sense that it can involve all the body systems. So right from the kidneys to the skin to the eyes, all your organs get affected to some extent or the other. So long-term undiagnosed diabetes, uncontrolled diabetes, long duration of diabetes, all of this can lead to visual issues, cataracts, bleeding in the retina, as well as diabetic retinopathy as it is called, leading to eventually blindness if not picked up at the right time and the right corrective measures are not taken. एक्सपर्ट के मुताबिक डायबिटिक रेटिनोपैथी से नजर कमजोर हो सकती है। जल्द काबू न पाए जाने पर मरीज अंधा भी हो सकता है। डायबिटीज रेटिना में नसों और नर्व टिश्यू को नुकसान होता है। शुरुआत में भले ही रोगियों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ धुंधला दिखाई देना और रेटिना पर काले धब्बे का एहसास होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज से पीड़ित किसी भी मरीज को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का भी खतरा बना रहता है। डायबिटीज से मोतियाबिंद और ग्लूकोमा का भी खतरा बढ़ जाता है। Diabetic retinopathy is the signs of diabetes on the retina. That is the effect of diabetes on the eye, that too on the retina of the eye. It happens in the forms of blood spots, in the form of edema, hemorrhage, even retinal detachment. Diabetic retinopathy is a potentially blinding disease. It can lead to blindness if not treated in time. So all diabetics must get an annual checkup of their retina, because we can see from the retina what a nephrologist can't see in the kidney or in the brain. The effects of diabetes can be seen very well on the retina, and even the systemic features can be treated accordingly. डायबिटिक रेटिनोपैथी 10 साल से ज्यादा समय तक रहने पर हाई ब्लड शुगर हो सकती है, जिसका इलाज केवल इंसुलिन लेना ही होता है। शुरुआती चरणों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की केवल निगरानी की जरूरत होती है, जबकि एडवांस केस में आंखों पर इसका असर होने से रोकने के लिए लेजर थेरेपी या इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था गुरुवार को पंजाब में अमृतसर के अटारी बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने के लिए लाहौर के पास ननकाना साहिब गुरुद्वारे जाएंगे। प्रकाश पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जयंती पर मनाया जाता है। 2 बसों में सिख यात्री कुरुक्षेत्र से अमृतसर के लिए रवाना हुए। वे कल बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था गुरुवार को पंजाब में अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने के लिए लाहौर के पास ननकाना साहिब गुरुद्वारे जाएंगे। प्रकाश पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जयंती पर मनाया जाता है। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ 50 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਡਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੋਈ ਬਟੂਆ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ।
श्रद्धालुओं ने कहा कि ननकाना साहिब के दर्शन का मौका मिलने से वे बेहद खुश हैं। ये सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है, लेकिन ज्यादा लोगों को वीजा दिया जाना चाहिए था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक वीजा के लिए 2244 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें सिर्फ 1481 को मंजूरी मिली, बाकी श्रद्धालु निराश हैं। पहली बार चले जी ननकाना साहब, कैसे लग रहा? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ 11 ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਲਾ ਹੈ, पाकिस्तान सरकार से और हिंदुस्तान सरकार से भी। कईयों के विजय काट दिए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो नाराज लग रहे हैं। कोई अपील करना चाहेंगे सरकार को आप? हाँ, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, क्योंकि सबके मन में इच्छा होती है कि अपने जो हमारे गुरुधाम है वहाँ पर हम जा सकें। कौन से गुरुद्वारे को दर्शन करोगे? 5 की लगाई है उन्होंने। हाँ जी, 5 गुरुद्वारे। कितने दिन का टूर लगा? ये 10 दिन, 10वें दिन वापस आना। कैसे लग रहे हैं एजीपीसी के प्रबंध जहाँ से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे से कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि ये जो वीज़े वाला सिस्टम है वो बंद कर दें, ताकि हर एक सिख जो अपने गुरु धामों के दर्शनों के लिए जा सके। श्रद्धालुओं का जत्था 23 नवंबर को लौटेगा। इस दौरान वो पाकिस्तान में दूसरे गुरुद्वारों का भी दर्शन करेगा। प्रकाश पर्व कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत ग्राम नुनसर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शौकीन सचिव के द्वारा पति की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री संबल योजना का पैसा दिलाने के बहाने सचिव अपनी हवस का शिकार बना रही महिला को 8 माह के बच्चे का गर्भपात कराने को मजबूर कर रहा है। पीड़ित महिला ने इस बात की शिकायत विजयनगर थाने में की, पर विजयनगर थाने में पीड़ित महिला की एक भी ना सुनी गई, ना ही रिपोर्ट दर्ज की गई। आज पीड़ित महिला को 1 महीना होने को जा रहा है। न्याय की आशा और हवस के पुजारी सचिव पर कार्रवाई को लेकर थाना व पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर के चक्कर काटने को मजबूर है। सही मायने में माना जाए तो जबलपुर में पुलिस प्रशासन के द्वारा न्याय मिलना अपने जूते घिसने के बराबर हो गया है, जहां पर पीड़ित परिवार को छोड़ के रसूखदारी करने पर आमादा रहता है प्रशासन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आबकारी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बीकेटी इलाके में अवैध शराब की तस्करी पकड़ी है। शराब बंदी वाले राज्य बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए तस्कर ट्रक के जरिए शराब ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने ग्रामीण इलाके में पकड़ा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक खड़े ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। पूछताछ में चालक ने बताया कि ट्रक में दवाइयां हैं और मुर्गी का दाना लदा है। पुलिस ने ट्रक को चेक किया तो डिब्बों में शराब की बोतलें मिली हैं। ट्रक चालक ने पूछताछ में बताया कि शराब की ये बोतलें पंजाब से बिहार लेकर जा रहा था। एडीसीपी नॉर्थ जितेंद्र दुबे ने बताया कि बिहार के पटना जिले में शराबबंदी वाले राज्य में महंगे दामों में शराब बेचना ही मात्र एक मकसद था। हमारे एसटीएफ की टीम और उसके साथ साथ आबकारी विभाग की टीम और साथ ही थाना क्षेत्र बीकेटी की टीम के द्वारा एक अवैध मदिरा की बरामदगी की गई है, जो ट्रक नंबर HR69A 8985 से परिवहन की जा रही थी, जिसको पंजाब के जीरकपुर से पटना की तरफ ले जा रहा है। इसमें कुल 644 बाटल जो है, जिसमें 300 बाटल 750 ml के और 344 बाटल 2 लीटर के बाटल बरामद हुए हैं। कुल 644 बाटल हैं। इस मदिरा का परिवहन पंजाब से पटना की तरफ किया जा रहा था। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही जो परिवहन में प्रयुक्त ट्रक है वो भी बरामद है।
अगली खबर संभल से है, जहां जिले के कोतवाली संभल क्षेत्र के फतेहपुर देव के पास अनियंत्रित बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। बस और ऑटो की भिड़ंत होने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों का रेस्क्यू कर यात्रियों को किसी तरह बाहर निकाला है। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर हुआ है चंदोसी रोड पे। जी जी। किस किस चीज़ में? बस से हुआ और ऑटो से हम आ रहे थे। तो ऑटो से किधर से आ रहे थे तुम? चंदोसी की तरफ से। चंदोसी की तरफ से। बस कहाँ से जा रही थी? संभल की तरफ से। संभल से जा रही थी। रोडवेज थी या प्राइवेट? तो ध्यान न करा, प्राइवेट थी। प्राइवेट थी। कितने लोगों की चोट लगी है? हमने आधा दर्जन से ज़्यादा भाई। आधे दर्जन से ज़्यादा लोग। 3-4 और यहाँ आता है, बाकी चले गए। अगली खबर का रुख करेंगे सहारनपुर में। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सेकंड धीरज जायसवाल का एक विवादित बयान सामने आया है। वर्चुअल मीटिंग में अपने जूनियर्स को डांटते हुए दिखाई दिए हैं। जूनियर्स को उन्होंने कहा, यदि कोई बिल जमा नहीं करता है तो उनके घर में आग लगा दो। उपभोक्ताओं द्वारा बिजली विभाग के बकाया बिल को लेकर जेई और एई ब्यौरा लिया जा रहा था। वर्चुअल मीटिंग में अधीक्षण अभियंता ने अपने अधीनस्थों से पूछा कि उपभोक्ता द्वारा बिल जमा क्यों नहीं कराया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेवानिवृत्त शिक्षक आरएसएस के नेता के खेत की पैमाइश से 6 साल तक लटकाने पर सरकार ने एक्शन लिया है। लखीमपुर खीरी में तैनात रहे 3 एसडीएम सहित एक आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। पैमाइश के लिए 6 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। सेवानिवृत्त शिक्षक आरएसएस के नेता के सामने भाजपा सदर विधायक योगेश वर्मा के साथ कचहरी परिसर में मौजूद एसडीएम को पैमाइश के लिए जमकर फटकार लगाई और कानून गुरु की शिकायत की। कानून गुरु पर पैमाइश के नाम पर 5000 घूस लेने का भी आरोप लगा था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बाल दिवस पर हर वर्ष 14 नवंबर 2024 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती इस अवसर पर मनाई जाती है। बाल दिवस जगह जगह शिक्षा संस्थानों में मनाया गया। यह दिन खासतौर पर बच्चों के लिए होता है, जिसमें उनकी खुशियों, उनके अधिकारों और उनके उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। ये बाल दिवस पर 14 नवंबर को स्कूल में हमेशा हम लोग प्रोग्राम्स कराते हैं और बच्चे अपना एंजॉय करते हैं। खेल कूद के प्रोग्राम होते हैं। इसमें ताइक्वांडो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बच्चों की दौड़ और रस्सा दौड़, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बच्चे करते हैं। ये लगभग कल भी हुआ था। 1st से 4th तक बच्चों ने कल किया और आज जो है 5th से 12th तक के बच्चों का आज प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें आज हमारे चीफ गेस्ट वंदना मैडम एसडीएम संभल वो आज मौजूद थी और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो है इसी तरीके से हर साल जो है वो हर्षोल्लास के साथ ये जो नेहरू जी की बर्थडे है, चिल्ड्रंस डे, ये मनाते चले जाएंगे। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस अवसर पर बच्चों को अच्छे से अच्छा करने का मौका दे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उन्नाव में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से आजान को रोकने, लफ्जिहाद, मजारों को मस्जिद में तब्दील करने वाले, खुले में मांस काटने एवं विक्रय करने से रोके जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी हसनगंज रामदेव निषाद को सौंपा है। तहसील हसनगंज में उपजिलाधिकारी रामदेव निषाद को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कमलेश सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया, जिसमें कमलेश सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी मस्जिदों से आजान बंद नहीं हुई है। इसकी ध्वनि से समस्त हिंदू जनमानस आहत होता है और मंदिरों में साधना करने घरों में साधक साधना नहीं कर पाते हैं। उनकी ध्वनि
परिषद से बाहर जाने से रोका जाए। भयंकर ध्वनि प्रदूषण से हृदय रोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मज़ारों को अवैध रूप से कब्जा करके बनाया जाता है और उन्हें मस्जिद में तब्दील किया जाता है। घरों के अंदर भी मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। लव जिहाद की घटनाएं अत्यधिक बढ़ रही हैं। उसमें फार्म लगेगा। लाउड स्पीकर से अजान नहीं की जा सकती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के इतने आदेश होने के बावजूद भी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। शासन प्रशासन हमारा पता नहीं किस दबाव में रहता है। कैसे में मांस की बिक्री, खुले में मांस की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, उसका कोई भी मानक नहीं है। अगर मांस काटने हैं तो कम से कम बंद जगह में काटे और मानक के अनुसार ऐसे कार्य करें। बहुत से लोग तो बिना लाइसेंस के ऐसे कार्य कर रहे हैं। उसमें ऐसा है 14 15 16 साल की बच्चियों को टारगेट किया जाता है। उनको प्रलोभन या लालच के जरिए ले जाते हैं कि चलो वहाँ रेस्टोरेंट चलते हैं या फिर मॉल चल रहे हैं। मॉल के जरिए जो है उसका फिर कहीं ना कहीं वीडियो बना के शोषण करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव लेंटर गिरने से हादसे में एक राज मिस्त्री युवक वसीम पुत्र कुर्बान की मलबे के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। यह खबर सुनकर मृतक युवक के परिजनों के बीच पहुंचे सपा विधायक उमर अली खान ने हादसे की जानकारी ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर शहर के कानपुर जू में इन दिनों मातम छाया हुआ है। आज चिड़ियाघर में बूढ़े तेंदुआ जो 17 साल का था, शाम को उसने दम तोड़ दिया। वहीं गुरुवार सुबह जू के सबसे उम्रदराज वन्यजीव बाघ प्रशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कानपुर जू के प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि दोनों ही वन्यजीव अपनी औसत उम्र पूरी कर चुके थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हालांकि शहर के वन्यजीव प्रेमी 2 दिनों के अंदर 2 वन्यजीवों की मौत को लेकर कई सवाल भी उठा रहे हैं। कानपुर जू के रेंज अफसर नावेद इकराम ने बताया कि शाम को जहां बुधवार देर शाम ही जू परिसर में श्याम को जला दिया गया था। तेंदुआ श्याम के बिशरा को जांच के लिए IVRI बरेली भेजा गया है। देखिए, प्रशांत नाम का जो हमारे पास नर बाघ था उसका आज रात देहांत हो गया है। वो अपनी औसत आयु को पूरा करके लगभग 19 से 20 वर्ष के बीच में था। ये अक्टूबर 2010 में हमारे यहाँ कानपुर प्राणी उद्यान में फरुखाबाद से पकड़ करके लाया गया था। जब इसको पकड़ा गया था तो उस समय ये नरभक्षी हो चुका था और इसने लगभग 9 लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ था। उसको लाने के बाद ही उसको यहाँ पे रखा गया आइसोलेशन में रखने के बाद धीरे धीरे इसकी बिहेवियर स्ट्रीक की गई और उसको धीरे धीरे जब ये यूज टू हो गया यहाँ पे रहने के लिए तो हम लोगों ने इसकी फिर मीटिंग जो टाइगर हमारे तोशा थे उसके साथ कराई। उससे कॉम्पेटेबिलिटी बनने के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इसने तोशा के साथ 2 बार बच्चे दिए और लगभग 7 शावकों का यहाँ पे कानपुर चिड़ियाघर में जन्म हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आधुनिक भारत के निर्माता देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती पर एक पुष्पांजलि सभा का आयोजन जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र नानाराव पार्क फूलबाग में किया गया। इस दौरान कई कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उनके प्रतीक चिन्ह पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों को याद किया। बम्बई में गले में था, हिंदू महासभा में था, भाजपा नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आज जन्म 14 नवंबर को हम समझते हैं कि पूरे देश में 52 से लेकर आज तक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि चाचा नेहरू का ये सोच था कि जिस देश के अगर बालक सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं तो निश्चित देश का भविष्य अच्छा होगा। और इसलिए उन्होंने इस देश के अंदर साइंटिफिक सोशलिज्म का नारा दिया था। अपने ज़माने में उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। बहुत बड़े बड़े डैम बनाए, यहाँ पर परमाणु बम बना ही।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की और कानपुर के अग्रहरी समाज द्वारा कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आगामी 17 नवंबर दिन रविवार को आनंदपुरी स्थित ग्राउंड में समाज द्वारा 51 जोड़ों का भव्य एवं विशाल सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश गुप्ता पप्पू ने बताया कि समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह का यह 5वां कार्यक्रम है। महामंत्री और कानपुर संरक्षक, ये सामूहिक विवाह समारोह हमारा 5 साल के अंतराल में अग्रहरी वैश्य समाज आयोजित करता है शहर में। 2017 में हम लोगों ने किया था, चूँकि कोरोना के पीछे हम लोग 2 साल लेट हैं। और 2024 में आनंदपुरी ग्राउंड में करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टारगेट था कि 101 कन्याओं की शादी संपन्न कराएंगे। लेकिन हम लोगों ने पूरी अपनी कोशिश की, जिसमें कि 51 लमसम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 51 के ऊपर ही कार्यक्रम संपन्न होगा। किसी समाज के अग्रहरी वैश्य समाज शुल्क नहीं है, जिन नाम 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क हम लोग रखा है। अगर इसकी किसी के पास नहीं भी है तो उसका निःशुल्क 1100, लड़के वालों से 2300 रुपये शुल्क रखा है। और हमारे कानपुर महानगर में 5म सामूहिक विवाह समारोह, इसमें करीबन 15 से 20 हज़ार हमारे सजाती बंधु पूरे भारत से, पूरे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उनका 51 जोड़ों को हम लोगों ने शादी कराने का संपन्न किया है और सभी स्वजाति बंधु सभी भारत से आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईएमए कानपुर की अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, वरिष्ठ फिजिशियन एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ ने बताया कि संपूर्ण विश्व में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त आयोजन की शुरुआत आईडीएफ तथा WHO द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। मधुमेह के रोगियों में लगातार बढ़ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए जन जागरूकता एवं नियंत्रण हेतु उपरोक्त दिवस आयोजित किया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मधुमेह जागरूकता अभियान है। डॉक्टर साहब ने कहा शुगर कम होती है। वो लेकिन आज हम वर्ल्ड डायबिटीज डे करके यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और ये मेन पब्लिक अवेयरनेस के लिए होता है, ताकि हम पब्लिक को अवेयर कर पाएँ कि जो डायबिटीज है एक क्रॉनिक डिजीज है और ये साइलेंट किलर है। तो हमें शुरू से ही इसको कंट्रोल में रखें। जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम इसको पहले से ही कंट्रोल में रखें। प्रिवेंट करें कैसे? अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें, जंक फूड अवॉइड करें, हाई ग्लाइसेमिक फूड को अवॉइड करें, एडिक्शन जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग उसको अवॉइड करें, स्ट्रेस अवॉइड करें और प्लस इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिसमें 10,000 स्टेप्स पर डे रोज करना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाल दिवस के उपलक्ष्य में ब्राह्मण जागरूकता समिति द्वारा एक विद्यालय के बच्चों को समिति के पदाधिकारियों ने बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट और फ्रूटी का वितरण किया। समिति के अध्यक्ष अभय दुबे ने बताया कि यही बच्चे आने वाले समय के भविष्य हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभय दुबे, ललित पांडे, उमेश मिश्रा, आशीष त्रिपाठी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा 1 में बने आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में 7 साल के मासूम बच्चे की आंख के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर ने उसकी गलत आंख का ऑपरेशन कर दिया। इस पर बच्चों के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको शांत कराया। माता पिता ने इस मामले की शिकायत सीएमओ गौतम बुद्ध नगर से की। पुलिस के अनुसार इस मामले में जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां खोड़ा इलाके में स्कूटी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें स्कूटी पार्किंग वाले ने अपने ही पड़ोस के 2 व्यक्तियों पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक अस्पताल में भर्ती है, जिसमें 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। और साथ ही जिन अपराधियों ने वार किया, जिस
जिससे वार किया वो भी बरामद हुआ है। देखिए, कल दिनांक 13 तारीख को शाम लगभग 5:30 बजे थाना खोड़ा पर एक सूचना आती है कि उसकी बीरबल चौक के अंतर्गत शंकर विहार स्थित दो पड़ोसी लोगों में झगड़े के उपरांत एक पड़ोसी जिनका नाम नन्हे है, उनकी उम्र लगभग 50 साल थी, और उनके बेटे सलमान जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, उसको चाकू से उनके पड़ोसी जाकिर और उनके लड़कों ने घायल कर दिया है। तत्काल जब खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ये पाती है कि नन्हे के परिजनों द्वारा नन्हे और सलमान को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर डॉक्टरों ने नन्हे को मृत घोषित कर दिया और सलमान को खतरे से बाहर बताया। घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल परिजनों से संपर्क करके तहरीर प्राप्त करके समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें थाना खोड़ा द्वारा इसमें नामजद जाकिर और उनके 4 लड़के साथ में कुछ अन्य रिश्तेदारों को बताया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में चल रहे नॉर्थ जोन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में आपको बता दें दशकों के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएशन सेक्रेटरी प्रोफेसर अजय कुमार आर्य ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। 10 साल बाद टेनिस चैंपियन की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने LU टीम को शुभकामनाएं दी और आगे खेल के प्रति प्रोत्साहित भी किया। जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप हमसे बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं अपने सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए भी उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रतियोगिता लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम सर छोटू राम विश्वविद्यालय हरियाणा में लॉन टेनिस की टीम गई, और पिछले लगभग 20 वर्षों में ये पहली बार ऐसा हुआ कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों की टीम, जिसमें महिला वर्ग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और पुरुष वर्ग ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, तो निश्चित तौर पे हम लोग के लिए बड़े हर्ष का विषय है। और विश्वविद्यालय में इसी प्रकार के, और ताइक्वांडो की टीम अभी खेल रही है पंजाब में, वो आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेल रही है, और इसी तरह कबड्डी की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, वो भी टीम हमारी पंजाब में है। तो बड़ी उपलब्धि है हमारे एथलेटिक एसोसिएशन के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए। तो इस तरह के अगर परिणाम आते तो निश्चित तौर पे खुशी होती, अनुभूति होती, कहीं ना कहीं हम लोग की मेहनत और विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाई है। रुक रही अगली खबर का खबर गाजीपुर से, जहां सराफा व्यापारी से 8 लाख की लूट के मामले में 2 दिन बाद ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। सरेआम लाखों की लूट की घटना के 2 दिन बाद भी कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहा है। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के जोगी वीर पुलिया के पास सराफा व्यापारी से 12 नवंबर को सरेआम लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बाइक सवार 3 बदमाशों ने सराफा व्यापारी से आभूषणों से भरा बैग लूट लिया था और फरार हो गए थे। सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान उसके साथ 3 बदमाशों ने असलहे के दम पर लूट की थी। सैदपुर के भीमापार क्षेत्र के एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल सभी उच्चाधिकारी और थाने की फोर्स SOG की टीम पहुंची थी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसके खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं जो लगातार दबिश और सुरागसी कार्रवाई कर रही हैं। शीघ्र ही हम इसका पर्दाफाश करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के तहसील सदर कार्यालय में पेशकार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पेशकार को जमकर पीटा और उसे दीवार से सटाकर कुर्सी के पाए से दबा दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने आकर बीच बचाव भी किया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया। घटना चौक कोतवाली की है। तहसील सदर कार्यालय में न्यायालय तहसीलदार न्यायिक सदर जयप्रकाश यादव के पेशकार राजेश सक्सेना पर जानलेवा हमला हुआ है। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने अधिकारियों के साथ गंगा घाटों का निरीक्षण किया है। कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले गंगा स्नान व मेला क्षेत्र की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गंगा के तट पर गोताखोर, बोट, नाविक, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल टॉयलेट, चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गंगा घाटों व रास्ते में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था कराने के लिए जनरेटर लगाने व अनाउंसमेंट सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर पुलिस प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्ट किया गया है। कानपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को गुरसहायगंज से छिबरामऊ की तरफ डाइवर्ट किया गया है। छिबरामऊ से फर्रुखाबाद की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को वेवर की तरफ डाइवर्ट किया गया है।
अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद द्वारा जनपद में संचालित योजनाओं का निःशुल्क बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद मुकेश राजपूत, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, अमितपुर विधायक सुशील शाक्य, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र व जिला विकास अधिकारी एसके तिवारी आदि द्वारा कृषकों की मौजूदगी में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, प्याज व लहसुन तथा संकर शाक भाजी अंतर्गत खीरा, लौकी, तोरई व टमाटर का बीज वितरण किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत मसाला क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत मिर्च तथा संकर शाक भाजी योजना, आपको बता दें, अतिथियों एवं अधिकारियों द्वारा निःशुल्क बीज वितरण किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे खबर फर्रुखाबाद से, जहां आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश एवं जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी फर्रुखाबाद जीपी गुप्ता के पर्यवेक्षण में परिवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक वन, आपको बता दें, क्षेत्र 1 कुमार गौरव सिंह मय स्टाफ द्वारा संदिग्ध ग्राम बाग लकूला में दबिश दी गई। मौके पर लगभग 60 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। 25 लीटर कच्ची शराब, अवैध शराब बरामद कर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां सीपी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित सीपी मेमोरियल विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन बाल दिवस के तौर पर हुआ है। सीपी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में आर्मी पब्लिक स्कूल ने सीपी इंटरनेशनल स्कूल को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने फाइनल मुकाबले का शुभारंभ किया और खेल को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग प्रदान किया। प्रतियोगिता में विजेता टीम आर्मी पब्लिक स्कूल को 15,000 रुपये का चेक और ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उप विजेता सीपी इंटरनेशनल स्कूल को 7,000 रुपये का चेक और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल की निर्देशिका डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती ज्योतिष्ना अग्रवाल, उप निदेशिका श्रीमती अंजू राजी और प्रधानाचार्य श्री संजय विष्ट ने जिलाधिकारी महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। स्काउट और गाइड के बच्चों ने मुख्य अतिथि का प्रवेश द्वार पर सैल्यूट एवं स्काउट ताली से स्वागत किया। हाँ, कैसे तैयारी थी, कैसे आपने मैच एक ट्रॉफी के लिए हम लोगों ने महीनों हमारे कोच ने हमें घंटों इनकी देन है, सब इनके लिए। आज मैच जीता बच्ची है, एफर्ट है, उनका हार्ड वर्क है, मेरा बस क्या है, पीछे का गाइडेंस है प्रॉपर। वी ऑल प्लेड वेरी वेल, सो वी रीच एट दिस लेवल। थैंक यू। फर्रुखाबाद कायमगंज बाईपास स्थित सीपी मेमोरियल स्कूल में 3 दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, इसका आज समापन हुआ है। इसको बात करने के लिए हमारे साथ सीपी ग्रुप की जो निदेशिका हैं मिथिलेश अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे क्या कुछ कैसा मैम के लिए। मैम, जो कार्यक्रम आज समापन हुआ है, किस प्रकार से आयोजित किया गया था? ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप 3 दिन का आयोजन रहा है। इसमें पूरे जिले की 14 टीमों ने भाग लिया है और इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की टीमें हैं, जिसका इनिशिएटिव संजय विष्ट जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं उत्तराखंड से आए, उन्होंने लिया और यहाँ की डिप्टी डायरेक्टर अंजू मैडम, हमारी डायरेक्टर साथ में हमारी बहू ज्योत्सना सिंह और पूरी टीम ने साथ मिलकर इस काम को किया है। ये थी हमारे साथ सीपी ग्रुप की निर्देशिका मिथिलेश अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जो आज समापन हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने जो अब्राहम लिंकन जी के पत्र से एक संदेश देते हुए कहा कि जितना ही खेल में जीतना आवश्यक है, उतना ही हारना भी आवश्यक है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज़ फर्रुखाबाद। देश की बात में उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। श्रीनगर में मुख्यमंत्री ने वैकुंठ चतुर्दशी मेले का उद्घाटन किया। प्रदेश के सांस्कृतिक खड़िया का उत्सव गढ़वाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गढ़वाल के आवास विकास मैदान में 7 दिवसीय वैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी 2024 का दीप शोर का आयोजन किया है। उन्होंने इस अवसर पर भगवान कमलेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं
बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है, उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएं आए हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को बैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और मेला सफल हो। जिन उद्देश्यों के साथ लगाया गया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। को लेके हमने देखिए इस दिशा में पहले ही कहा है कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून लाएंगे, लेकिन उसको लाने से पहले हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक चरण पर हमने जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात करी है, कुछ सारे हमारे जो अनुभव जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में प्राप्त किया है। आगे चलकर हम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे, परगना स्तर पर भी लोग सुझाव लेंगे और जल्दी ही एक सशक्त भू कानून लाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजन चौधरी एडवोकेट के कैंप कार्यालय पर मनाई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री राम सिंह सैनी ने किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। ये उनकी ही सोच थी कि एक बेहद पढ़े लिखे एवं संपन्न घराने के होने के बावजूद भी उन्होंने भारत के गरीब के दर्द को समझा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज पूर्व गृह मंत्री हमारे उत्तराखंड कांग्रेस के भीष्म पितामह श्रद्धेय राम सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इस देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती आज महानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाई है, जिसमें मुख्य रूप से एक बात आई है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उन्हें हम नेहरू जी के जीवन से, उनके कर्तव्य जो उन्होंने काम किए, उन्हें नई पीढ़ी को हम समझाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बाल दिवस के अवसर पर शांतिपुरी के प्राइमरी पाठशाला में बच्चों के साथ चाचा नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री व प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस ने बच्चों के साथ बैठकर पुरानी बातें ताज़ा करते हुए कहा कि कक्षा 5 पास इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। कक्षा 5 तक पहले इतनी सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त नहीं थी, लेकिन आज बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। खबर लक्सर से है, जहां कानपुर के भगवान शंकर इंटर कॉलेज में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्ह पर चलने का पाठ पढ़ाया। साथ ही कहा कि पंडित नेहरू जी बच्चों से अधिक प्रेम करते थे। भगवान शंकर इंटर कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई। उसमें जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन बच्चों ने प्राप्त किए, उन सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। और अंताक्षरी प्रतियोगिता कराई गई, उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाल दिवस के उपलक्ष्य में कोटद्वार के मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक विशेष सामाजिक गतिविधि का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग और पूरे विद्यालयों के छात्रों का निःशुल्क डेंटल स्वास्थ्य परीक्षण शामिल था। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मेडिको संगठन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल की यूनिट द्वारा किया गया। कार्यक्रम की गतिविधियों का समन्वय डॉक्टर अमन भारद्वाज NMO यूनिट के महासचिव और विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री चंदन नाकोटी द्वारा किया गया। आज बाल दिवस के अवसर पर यहाँ मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटद्वार में ये निःशुल्क दंत शिविर और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे डॉक्टर अनुराधा और हमारे श्रीमान राजकुमार त्यागी जी ने यहाँ पर अपना शिविर लगाया है। इसके साथ ही बाल दिवस के अवसर पर सभी बालकों द्वारा बाल मेला का भी आयोजन किया गया है। बाल दिवस पर अपने विद्यालय में बाल मेला और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। जैसे कि शिक्षक दिवस पर बालकों के द्वारा जो है शिक्षकों के लिए कई प्रकार के उपहार और कार्यक्रम नियुक्त किए जाते हैं, और इसलिए आज शिक्षकों ने सोचा और विद्यालय के स्टाफ ने सोचा कि बालकों के लिए भी बाल दिवस पर कुछ होना चाहिए, क्योंकि बाल दिवस बालकों के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। इसलिए छोटे छोटे छात्र आज बाल मेले, कई छात्रों ने जो है कई प्रकार के पकवान, छोटे छोटे स्टॉल लगा करके जो है एक मेले का रूप दिया है, और अन्य छात्र जो है
वहाँ से कई चीज़ें खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और उस मेले का खूब आनंद उठा रहे हैं। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।